कानपुर और इलाहाबाद के दरमियान बहुत से गांव हैं। एक गांव कानपुर से दूर और इलाहाबाद के करीब वाक़ई है। उसका नाम रामनगर है। उस गांव में हिंदू ज़्यादा और मुसलमान कम हैं। ये गांव सड़क से दूर है। कम से कम 1 कोस का फासला तो होगा। पुरानी आबादी है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मुसलमान का आपस में मेलजोल भी अच्छा है। सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। इस आबादी में एक हकीम साहब का भी घराना है। हकीम नवाब अली घर के बड़े हैं और वही मतब करते हैं और उनसे छोटे भाई किसान हैं। हकीम नवाब अली के पास दूर दूर से मरीज़ आते हैं और चंद दाने की दवाएं खाकर ठीक हो जाते हैं। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है। वो भी कभी किसी से ज़्यादा तलब नहीं करते। गांव में मुसलमान कम हैं मगर वो पूरे मुसलमान हैं। रोज़ा, नमाज और इस्लाम के बारे में मालूमात भी रखते हैं। शहर से किताबें ले आते हैं, खुद पढ़ते हैं, बल्कि अपने सब घर वालों को पढ़कर सुनाते हैं। इस तरह उनका घराना पक्का मुसलमान है। उनका मतब गांव के छोटे से बाजार में है। शाम के वक्त कुछ लोग उनके मतब में गपशप करने आ जाते हैं। उनमें हिंदू और मुसलमान सभी हैं। उनके इखलाक के सब गर्विता हैं और उनके इलाज को भी सब पसंद करते हैं। वो सबका इलाज करते हैं। कोई पैसा देता है, कोई अनाज देता है, कोई सिर्फ वादा करता है, मगर हकीम नवाब इलाज ज़रूर करते हैं। किसी को दवा देने से इनकार नहीं करते। चूँकि खुद गरीब हैं इसलिए गरीबों का दुख दर्द खूब समझते हैं और अपनी जानिब से उनका दुख दूर करने की कोशिश अपनी बिसात के मुताबिक करते भी हैं। हकीम साहब के दोस्तों में हर किस्म के लोग हैं। उनके कुछ दोस्त मगरिब के बाद आते हैं, कुछ इशा के बाद आते हैं। हकीम नवाब सबके दोस्त हैं। उनके एक दोस्त हैं, वो मगरिब के बाद आते हैं। उनका नाम शुमाइल है। लंबे कद के ये साहिब हकीम साहब की दुकान पर खामोशी से बैठे रहते हैं। बहुत कम बात करते हैं। आवाज़ नहायत बारीक, मगर उनके अल्फाज में मोहब्बत की चाशनी महसूस होती है। उनके कमज़ोर और पतले जिस्म में आंखें ही काबिल ज़िक्र हैं। उनकी तरफ देखने वाला आदमी खुद पर तारी बेखुदी सी महसूस करता है। वो उन आंखों की गहराई में डूबता हुआ महसूस करता है। एक दफ़ा उनसे आंखें दो चार करने के बाद दोबारा उनसे दूर रहता है। एक नामालूम सा खौफ, एक अनजाना सा डर उसके अंदर सरायत कर जाता है। उनके बारे में हकीम साहब जानते हों तो शायद जानते हों कि वो कौन है और कहाँ से उनके पास आते हैं और फिर वक्त मुकर्रा पर कहाँ चले जाते हैं। एक दो ने उनके बारे में हकीम साहब से खोज की ज़रूर, मगर हकीम साहब ने बड़ा गोल जवाब दिया, मियाँ तुम अपने काम से काम रखो। वो हमारे दोस्त हैं और हमारे पास आते हैं। तुम उनके बारे में फ़िक्र ना करो। अगर कुछ काम है तो बताओ। अरे नहीं हकीम साहब, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, खोज करने वाला बोला। यह सिलसिला साल से जारी था। आशिक अली किसान था। उसके पास अपनी ज़मीन तो न थी, मगर आदमी मेहनती था और पूरा किसान था। किसी ज़मीन पर भी मेहनत करके साल भर का अनाज पैदा कर लिया करता था। उसकी 2 लड़कियां थीं। बीवी उसके साथ बराबरी से मेहनत करती थी और लड़कियां घर देखती थीं। 2 बकरी और कुछ मुर्गियां उनके पास थीं। दाने पूरे साल के उनके घर में होते थे। दूध अंडे घर के थे। बड़े आराम से गुजर रही थी, मगर लड़कियों की तरफ से आशिक फ़िक्रमंद ज़रूर था। गाँव की खुली फ़िज़ा और असली ग़िज़ा ने उनको जल्द होशियार कर दिया था। आशिक की बीवी ज़ैनब हर दूसरे तीसरे रोज़ आशिक के कान में ये बात डालती थी कि ज़ैनब के अब्बा ज़रा लड़कियों की तरफ भी देखो। मेरे सीने पर तो 2 पहाड़ रखे हैं, कुछ करो। आशिक रोज़ ये सुनता था और ठंडी सांस भर कर रह जाता था। आखिर वो क्या करता। उसकी मेहनत के बदले उसको रकम कब मिलती थी। 2-4 मन मंडी में बेचकर वो कपड़ा और कुछ ज़रूरी अशिया खरीदता था। शादी ब्याह के लिए नकद रकम की ज़रूरत होती है। कपड़ा, बर्तन, भांडे और ना जाने क्या क्या, सब के लिए नकद रकम ज़रूरी होती है और वही उस गरीब के पास ना थी। वो इन्हीं फ़िक्रों में था कि बीमार हो गया और खेत में काम करने के काबिल ना रहा। उसकी छोटी बेटी उसकी दवा हकीम साहब से लेने रोज़ आती थी। उसके आने का वक्त वही था जो कि शुमाइल के आने का वक्त था। एक दिन अचानक उसकी नज़र शुमाइल पर पड़ गई और वो उसकी आंखें देखकर डर गई। हकीम साहब समझ गए कि ये डर गई है। बोले, बेटी ज़ैनब क्या बात है, क्यों डर रही हो। मगर ज़ैनब के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला, मगर चेहरा बता रहा था कि वो खौफज़दा है। हकीम साहब फिर बोले, अरे इनसे ना डरो, ये तो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम ये बताओ तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है। ज़ैनब डरते डरते बोली, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खेत पर भी नहीं जाते। अम्मा कह रही थी काम नहीं जाएंगे तो अनाज भी नहीं मिलेगा। हाँ बेटी ये तो है, मगर तुम फिक्र ना करो, ये दवा ले जाओ, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। बुखार उतर जाए तो 1-2 दिन दवाई और खाएं, दूध दलिया खा लिया करें, रोटी से बुखार दोबारा आ जाता है। लड़की ने दवा ली और शुमाइल की तरफ देखे बिना नजरें झुकाकर चली गई। उसके जाने के बाद शुमाइल ने कहा, बहुत गरीब की लड़की लगती है, कौन है। हकीम साहब बोले, एक गरीब किसान है आशिक, एक इससे बड़ी है, लड़का कोई नहीं है। बड़ी तो जवान है और आशिक इतना गरीब है कि शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। शुमाइल ने कहा,
अब तो उसका काम भी बंद है। आखिर उसकी बीमारी क्या है? बुखार है। मैं 2-4 दवाएं बदल बदल कर दे चुका हूँ मगर उतर नहीं रहा। हकीम साहब बोले, बुखार उतर भी गया और वो काम पर लग भी गया तो भी क्या होगा? वो ही रोटी कमाएगा। हकीम साहब, उसकी मदद करना चाहिए। सिर्फ तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आता हूँ। मैंने अब तक किसी का ना दिल दुखाया है ना किसी की मदद की है। अब मुझे ख्याल आता है कि ये ज़िंदगी आखिर किस काम की है। आपकी मोहब्बत ने और राजदारी ने मुझ पर बड़ा असर किया है। आप बताएं, मैं उस खानदान की मदद किस तरह कर सकता हूँ? शुमाइल ने पूछा। मदद करने के तो बहुत तरीके हैं मगर मदद इस तरह की जाए कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हकीम साहब बोले, आप बताएं वो तरीका। शुमाइल ने पूछा। इसका एक तरीका ये है कि मैं और तुम उसके घर चलते हैं। बहाना उसके देखने का ही होगा, फिर मैं उससे बात कर लूँगा, तुम खामोश रहना। शुमाइल बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। कब चलेंगे? शुमाइल को अंदाज़ा था कि उसकी आंखें लोगों को डरा देती हैं, इसलिए वो दूसरे दिन आंखों पर काला चश्मा लगाकर आया। हकीम नवाब उसको देखकर बोले, ये तुमने दुरुस्त किया, आओ चलें। गांव में मगरिब होते ही अंधेरा हो जाता है। गलियों में कुत्ते आज़ादी से फिरते हैं। गांव के कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं, किसी अजनबी को तो फाड़ खाते हैं। आशिक अली का मकान कच्चा था और नीची छतें थीं। दरवाजे पर फूंस का छप्पर पड़ा था। घर के अंदर अंधेरा था मगर दरवाज़ा बंद न था। दरवाजे पर एक कुत्ता ऊँग रहा था मगर वो कदमों की चाप सुनकर खड़ा हो गया और बजाय भौंकने के क्याऊं क्याऊं करता एक तरफ दौड़ गया। हकीम नवाब ने आशिक को आवाज़ दी। अंदर से उसकी बीवी जरीना की आवाज़ आई, कौन है? हकीम साहब बोले, अरे हम हैं हकीम नवाब, आशिक को देखने आए हैं। जरीना तेज़ कदमों से दरवाजे पर आई और बोली, अंदर आ जाओ हकीम साहब, पड़े हैं, बुखार कुछ कम तो हुआ है। आंगन के किनारे भी एक छप्पर पड़ा था, उसमें एक खाट पड़ी थी। उस खाट पर आशिक लेटा था। हकीम साहब और शुमाइल को देखकर उसने उठने की कोशिश की मगर हकीम साहब ने उसको लेटे रहने दिया और खाट की पट्टी पर बैठकर बोले, अब तबीयत कैसी है? कुछ फ़र्क पड़ा? आशिक बोला, बुखार तो उतर गया है मगर कमज़ोरी का ये हाल है कि खड़ा होने पर चक्कर आते हैं। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, 1-2 रोज़ में ठीक हो जाओगे। मैं शरबत दूंगा, ताकत आ जाएगी। आशिक ने बीवी से कहा, अरे ने एक वक्त देखो, हकीम साहब खुद आए हैं। और ये तुम्हारे साथ और कौन है? हकीम साहब बोले, ये मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तुमको देखने आए हैं। आशिक बोला, हकीम साहब आपकी और इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं गरीब आदमी आपकी क्या खिदमत करूं? हकीम साहब मुस्कुराकर बोले, तंदुरुस्त हो जाओ तो खिदमत करना उस वक्त, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जरीना शौहर का हुक्म पाते ही अंदर चली गई थी। आशिक ने पूछा, क्या बात करनी है हकीम साहब? हकीम साहब बोले, मियाँ मुझे तुम्हारी हालत का पता है और तुम क्या सबकी हालत का अंदाज़ा है, मगर मैं ज़्यादातर मुसलमानों की तरफ देखता हूँ। तुम मजदूर आदमी हो, अल्लाह ने तुमको औलाद नरीना नहीं दी। तुम्हारी बेटियाँ अब शादी के लायक हो रही हैं, उनकी शादी ब्याह का तुमने क्या सोचा है? मेरे ये दोस्त, इनका नाम शुमाइल है, इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कोई लड़का देख लो और शादी की बात करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आशिक अली ये सुनकर एकदम उदास हो गया, कोई जवाब न दे सका। हकीम साहब हैरत से बोले, ये तो खुशी की बात थी, तुम उदास हो गए। आशिक अली गुलूगीर आवाज़ में बोला, हकीम साहब मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं हैं। आपने खुशी की बात की है मगर मैं इस पर भी खुश नहीं हो सकता। शुमाइल ने पहली दफ़ा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, आखिर कुछ बताएं तो। गरीब आदमी का सबसे बड़ा गुनाह उसकी गुर्बत होती है। उसका हुनर, उसकी काबिलियत, सब कुछ गुर्बत बर्बाद कर देती है। गरीब औरत अगर खूबसूरत हो तो वो लूट का माल होती है। हर कोई उसे कटी पतंग की तरह लूटना चाहता है। हकीम साहब बोले, भाई साफ साफ बताओ, आप तो जानते हैं मैं जिस ज़मींदार की ज़मीन पर काम करता हूँ उसकी आंख में कितना मैल है। वो बड़ा अय्याश है, उसकी ज़ुबान बहुत ख़राब है। उसने मेरी बेटी ज़ैनब को कहीं देख लिया है और उसने मुझे हुक्म दिया है कि उसको उसकी हवेली में काम करने भेजूँ। जिस दिन से उसने ये हुक्म दिया है मैं बीमार हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अगर मना करता हूँ तो काम से गया और उस शैतान का दुश्मन भी हो गया, उससे लड़ भी नहीं सकता। ये तुमने दुरुस्त कहा, उस शैतान से कौन लड़ेगा? उसने तो ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं। शुमाइल बोला, हकीम साहब जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। हकीम साहब बोले, वह दौलतमंद है, ज़मीनों का मालिक है और ऊपर तक उसका असर रसूख भी है। शुमाइल ने जवाब दिया, मगर इसके बावजूद उस पर भी बुरा वक्त आ सकता है। अनदेखी लाठी उसके सर पर भी पड़ सकती है। हकीम साहब बोले, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो जाए। हकीम साहब कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, ये बताओ अब क्या करें? मेरी राय में आशिक अली कह दे कि उसकी लड़की किसी के घर काम नहीं करेगी, चाहे वो ज़िम्मेदार हो। इस तरह तो वो बदमाश इसका दुश्मन हो जाएगा और रोज़ी से भी जाएगा। हकीम साहब ने कहा, हाँ बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है। कमीना आदमी अपनी फितरत तो दिखाएगा मगर ये सिर्फ वक्ती तकलीफ़ होगी,
इसको कुछ बर्दाश्त करना होगा और अनदेखी लाठी का इंतज़ार करना होगा जो ज़िमींदार के सर पर पड़ने वाली है। हकीम साहब की समझ में कुछ नहीं आया, मगर वो इस पर भी राज़ी न थे कि ज़ैनब ठाकुर की हवेली में काम करे। एक तो ये मुनासिब ना था कि कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू की चाकरी करे, और हिंदू भी एक नंबर का बदनज़र। मगर कुछ नहीं बोले। आशिक अली उठकर चारपाई पर बैठ गया और बोला, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, आप ही राय दो कि क्या करूं। हकीम साहब बोले, इन हालात में तो मना करना भी खतरनाक हो जाएगा, मगर मेरी हिस्से मुसलमानी और गैरत कहती है कि तुम मना कर दो। शुमाइल ने कहा, तुम बेफिक्र होकर उस बेगैरत को जवाब दे दो, आगे जो होगा देखा जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। आशिक बोला, आप दोनों का मशवरा है तो मुझे हिम्मत हो रही है, जो बुरा वक्त आएगा बर्दाश्त करूंगा, मगर बच्ची को जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा। हकीम साहब बोले, दुआ वक्त पर खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। अरे हकीम साहब, मेरी बीमारी तो यही थी, मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा था, अब मैं जल्दी खड़ा हो जाऊंगा। 3-4 रोज़ के बाद आशिक अली शाम को हकीम साहब के पास आ गया। अब वो ठीक था। खैर खैरियत के बाद हकीम साहब ने पूछा, कहो अब ठीक तो हो? शुमाइल ने भी उनकी खैरियत पूछी और कहा, काम पर जा रहे हो कि नहीं? आशिक अली बोला, आज गया था, मगर ज़िमींदार के कारिंदों ने काम पर नहीं लगाया। कहा कि पहले ज़िमींदार से मुलाकात करूं, क्योंकि उसने मना कर दिया है। तो मैं ज़िमींदार के पास गया। ज़िमींदार मुझे देखकर गुस्से से बोला, तुझे बड़ी रोटियां लग गई हैं, घर में पड़ा हराम की रोटियां तोड़ रहा था, अब क्यों आया है? जा घर, तेरे लिए काम नहीं है। मैंने पूछा, सरकार मैं तो बीमार था, काम पर कैसे आता? वो गुस्से से बोला, मैं जानता हूँ नमक हराम, तू बहाना करके पड़ा था। अबे तू पड़ा था तो पड़ा रहता, छोकरी को तो हवेली में भेज देता, मगर तेरी आंखों पर तो चर्बी चढ़ी है, घर में दाने पड़े हैं। अरे कब तक तू उनको खाएगा? आना तो तुझे मेरे पास है। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, आपके पास तो आना है, और गांव में कौन है जिसके पास जाऊंगा? तो फिर छोरी को संदूक में बंद करके काहे रखा है, और कब तक बंद करेगा? एक इशारे पर हवेली आ जाएगी। अरे मैंने रियायत दी कि तू खुद भेज देगा, मगर तेरे तो नखरे हो गए, खुद भी गायब हो गया। मैंने बहुत खुशामद की, मगर उसने एक नहीं सुनी। बोला, पहले छोरी को खुद लेकर हवेली आएगा तो काम मिलेगा, और अगर ना आया तो 3 दिन के बाद, सुन ले गौर से, छोरी तो हवेली में आ जाएगी और तू गांव से बाहर होगा। फिर मैं तेरे उस हमदर्द को भी देख लूँगा जो तेरे अंदर हवा भर रहा है, मुझे सब पता है। हकीम साहब बोले, तो उसने मुझे भी अपना दुश्मन करार दे दिया। शुमाइल ने कहा, हकीम साहब ये सब गीदड़ भभकियाँ हैं, वो क्या करेगा आप फिक्र ना करें, और तुम आशिक अली बेफिक्र रहो, जिसने पैदा किया है वो खाने को भी ज़रूर देता है। 3 दिन नहीं गुजरे थे कि हालात ने अपना रुख बदला और ज़िमींदार की हवेली में एक संगीन वाक़या हो गया। ज़िमींदार के इकलौते लड़के को किसी बहुत जहरीले सांप ने काट खाया और वो चंद मिनट में नीला पीला होकर मर गया। ज़िमींदार के सर पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 लड़कियों के बाद उसका ये लड़का था और वही उसका वारिस था। बड़े लाड प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। पूरे गांव में उसका गम छाया हुआ था। हर शख्स इसी मौजू पर बात कर रहा था। कोई ज़िमींदार के करतूतों का कह रहा था, कोई उसकी अयाशी का जिक्र कर रहा था। शुमाइल हकीम साहब के पास बैठा था। हकीम साहब बोले, ऐसा लगता है पकड़ शुरू हो गई। पकड़ तो होती है हकीम साहब, मैंने कहा था ना कि जुल्म हद से जब बढ़ जाता है तो उसका ज़िवाल शुरू हो जाता है। ज़िमींदार के सारे काम बंद हो गए। ज़िमींदार उसके सोग में हवेली के अंदर पड़ा रहा। उसने दूर दूर से मशहूर सपेरों को उस सांप को पकड़ने को बुला लिया जिसने उसके लड़के को डसा था, मगर हवेली में सांप होता तो मिलता। सबने उसको कह दिया कि हवेली में सांप नहीं है, अगर था तो अब नहीं है। पूरे 1 माह सपेरे खोज लगाते रहे। आखिर में उनके सरदार और बहुत बूढ़े एक सपेरे ने बताया कि मुझे कुछ खुशबू से अंदाज़ा होता है कि सांप था तो, और वो शीशनाग था। वो बहुत ख़तरनाक नाग होता है और एक मुकर्रर मुद्दत के बाद वो अपना रूप तब्दील करने पर कादिर हो जाता है, मगर उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। सालों संदल के दरख्त पर उसकी खुशबू में मस्त लटका रहता है। शायद वो भगवान से प्रार्थना करता है और फिर भगवान उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उसको रूप बदलने की शक्ति के साथ साथ और भी शक्ति दे देते हैं। उस नाग को कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ, उसको शक्ति ना मिली हो तो उसके पकड़ने का मंत्र है, मगर शक्ति मिलने के बाद उसको पकड़ना नामुमकिन है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ठाकुर के सवाल पर बूढ़ा सपेरा फिर बोला, शीशनाग जब रूप बदलने की शक्ति पा लेता है तो वो किसी को बेवजह दुख नहीं देता। वो मदद तो करता है मगर किसी इंसान को तकलीफ नहीं देता। ये तुम किस तरह कह सकते हो? ज़िमींदार ने पूछा। एक तो मेरी ज़िंदगी सांपों के दरमियान गुजरी है। मैं सब सांपों की आदत और उनकी खसूसियात से वाकिफ़ हूँ। शीशनाग इंसानी आबादियों से दूर रहता है। उसका यहाँ पर होना ताज्जुब की बात है। हाँ, ये हो सकता है कि उसने शक्ति पाली हो और वो इंसानी चोले में यहाँ आता हो। बूढ़े सपेरे ने बताया, तो तुम मेरे पास रहो,
शायद वो फिर आ जाए, या तुम चारों तरफ नजरें दौड़ाओ, शायद तुम करीब में पा जाओ, तुम उसको पकड़ लो, मैं तुमको खुश कर दूंगा। सपेरा बोला, अगर शीशनाग को मैंने पकड़ लिया तो फिर मुझे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, मगर एक ख्वाब है जो हर सपेरा देखता है। मैंने आज तक शीशनाग नहीं देखा, और वो नाग जो शक्ति पा चुका हो उसको तो देखना भी बड़ी बात है। उस पर हाथ डालने का मंत्र भी उस पर काम नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही उसकी काट कर लेता है। तुम तो पहले ही डरे जा रहे हो, कोशिश तो करो, शायद कुछ कर सको। जिम्मेदार बोला, ठाकुर साहब, मेरे साथ मेरे 2 बेटे और दूसरे मेरे रिश्तेदार हैं। ये लोग माहिर सपेरे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि शीशनाग इनके बस का नहीं है। मैं इनकी जानें खतरे में नहीं डालूंगा। हाँ, मैं अपने शौक की खातिर किसी इनाम के लालच में नहीं रुक जाऊंगा। शायद कि मैं उस नाग के दर्शन कर लूं जिसको देखने की ख्वाहिश हर सपेरे को होती है। बूढ़ा सपेरा बोला, तुमने तो उस नाग को ना जाने क्या बना डाला है। अरे सांप है और बस। ठाकुर बोला, तुमने दुरुस्त कहा ठाकुर साहब, सांपों की भी अपनी अलग ही दुनिया है, उनके भी तौर तरीके हैं। जिस तरह शहद की मक्खी के रहने के अंदाज हैं, उनकी एक मलका होती है। कुछ मजदूर मक्खियाँ होती हैं, वो शहद जमा करती हैं। कुछ पुलिस मक्खियाँ होती हैं जो छत्ते की हिफाजत करती हैं। कुछ डॉक्टर मक्खियाँ होती हैं, वो जहरीले शहद को छत्ते में नहीं आने देती। ये सब भगवान की लीला है। इन्हीं से मिलता जुलता हुआ निज़ाम दीमक का भी है, ये ज़मीन के अंदर है। इसी तरह सांपों की भी हज़ारों किस्में पाई जाती हैं, और उनके निज़ाम में भी बड़ी शक्ति है। सब उस पर चलते हैं। उनका सरदार कह लो, बादशाह कह लो, ये शीशनाग होता है। अच्छा, तुमने खूब हवा बांध ली, अपनी ये रागमाला बंद करो और बताओ तुम रुकोगे या नहीं। ठाकुर बोला, मैं अकेला रुक सकता हूँ, वो भी आपके हुक्म से, या डर से नहीं, अपने शौक की खातिर। बूढ़ा बोला, चल ठीक है, तू अपनी टांग ही ऊपर रख ले। ठाकुर बोला, 3 माह गुजर गए। इन 3 माह में शुमाइल भी हकीम साहब के पास ना आया। ठाकुर के इसरार पर भी बूढ़ा ना रुका और 3 माह के बाद चला गया। उसके जाते ही दूसरी वारदात हवेली में हुई और ठाकुर की बीवी को नाग ने डस लिया और वह चटपट हो गई। इसके बाद ये सिलसिला जारी हो गया और उसका घर खाली हो गया। बीवी के बाद बेटियां भी चली गईं। ठाकुर दीवाना सा हो गया। उसके सामने कोई नहीं जाता था। वो सबको शक की निगाह से देखता था, काट खाने को दौड़ता था। उसकी ज़ुबान पर हर वक्त गालियाँ और बुरे अल्फाज रहते थे। ज़हनी तौर पर वो सख्त परेशान था। इस वजह से उसके खेतों में भी काम पूरा नहीं हो रहा था और पैदावार कम होती जा रही थी। उन्हीं दिनों गांव में एक साधु आ निकला और वो सीधा ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर बोला, क्या बात है साधु महाराज, कैसे आना हुआ? साधु बोला, धरती पर जब जब मनुष्य पर बुरा वक्त आता है, भगवान उसके सुधार का रास्ता बताते हैं। मैंने देख लिया है कि इस धरती पर तेरी वजह से, तेरे काले करतूत की वजह से बुरा वक्त आया है। याद रख, आगे और बुरा होने को है। ज़मीन बंजर हो जाएगी, दरख्त सूख जाएंगे, फल नहीं देंगे, ढोर डंगर दूध नहीं देंगे, सिर्फ इसलिए कि तेरे गांव में एक ऐसा आ गया है जो तुझे बर्बाद कर देगा और तू उसका कुछ ना करेगा। तेरे खानदान को ख़त्म करने के बाद भी वो खामोश नहीं रहेगा, उसका कोई कुछ ना करेगा, क्योंकि तेरे करतूत खराब थे। तूने मनुष्य पर जुल्म किया, बस यही बताने आए थे। और साधु लाख रोकने पर भी ना रुका और चला गया, मगर जाते जाते ये बता गया कि तेरी कुछ मदद होगी तो दिल्ली में होगी। साधु की बात ठाकुर के दिल को लग गई और वो दिल्ली जाने के बारे में सोचने लगा, मगर हालात तो गांव के दुरुस्त ना थे। वो किस पर भरोसा करे? वो अपने कारिंदों को जानता था। लगाम ज़रा सी ढीली हुई कि वो बर्बादी में लग जाएंगे। साल भर का काम 3 महीने में हो जाएगा। किसानों में सबसे होशियार आदमी आशिक अली ही था और उसको उसने घर बिठा रखा था। वो उसके पास खुद चलकर गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो आशिक अली, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, काम पर आ जाओ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है। अगर ना गया तो ये काम मेरे घर की तरह उजड़ जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार और काबिल भरोसा आदमी हो, तुम ही सारा काम संभाल सकते हो। तुम्हारी मदद को मैंने अपने साले को बुलवाया है, 1-2 रोज़ में वो आ जाएगा, अंदर के काम वो करेगा। आशिक अली ये सुनकर ज़रा हैरान तो हुआ, मगर जो हालात हवेली के थे उसको वो भी पता थे। उसने कहा, ठीक है ठाकुर साहब, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं ज़रूर करूँगा। 1 हफ्ते के बाद ज़रूरी इंतज़ामात के बाद ठाकुर दिल्ली रवाना हो गया। दिल्ली में उसके बहुत अजीज़ थे, बरादरी थी, मगर वो लोग ठाकुर के हालात से पूरी तरह वाकिफ़ ना थे। वो ये ज़रूर मानते थे कि ठाकुर एक बड़ा ज़िम्मेदार है। उन लोगों ने उसकी बड़ी खातिरें की और दिल्ली की सैर कराते रहे, उसकी दावतें करते रहे। ठाकुर जीवन उनके रिश्ते में मामू लगते थे, बड़े जिंदा दिल और दिल्ली के मशहूर व मारूफ थे। एक रोज़ बोले, मियाँ तुम रिश्ते में भांजे हो, मगर मैं क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम कुछ उदास से हो। तुम्हारी तबीयत कहीं जम नहीं रही, मेरे ख्याल में तुम ज़रूर किसी फ़िक्र में हो। ठाकुर ये सुनकर और उदास हो गया। बोला,
मामू मुझ पर क़यामत गुजर गई है, मेरा परिवार सब खत्म हो गया। ठाकुर जीवन बोले, बताओ तो क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। ठाकुर बोला, जरूर बताऊंगा, मैं दिल्ली आया ही इस घर से हूँ। हाँ तो बताओ। ठाकुर जीवन संभल कर बैठ गए और ठाकुर ने अपनी बर्बादी की दास्तान सुना डाली और आखिर में बोला, एक साधु ने कहा था कि शायद मेरी मुश्किल दिल्ली में दूर हो जाए, इसलिए आया हूँ। हैरत इस बात पर है कि वो सांप अगर हवेली में है तो उसने किसी को नहीं डसा, सिर्फ तुम्हारे परिवार को डसता है। और वो सपेरा जो कि इतना होशियार था, थक कर भाग गया। ये मामला कुछ और लगता है, इसमें कुछ और भी राज है जो शायद तुमको पता ना हो। ठाकुर बोला, तुमने दुरुस्त कहा, मुझे जो पता था मैंने बयान कर दिया। मगर ठाकुर ने बहुत सी बातें बयान नहीं की थी। उसने खुद पर पड़ी आफत तो बयान कर दी थी, मगर अपने काले करतूत का नहीं बताया था। ठाकुर जीवन बोले, देखो ठाकुर, इंसान गलतियां करता है, तुम जिम्मेदार आदमी हो। मैं तो नहीं कह सकता कि तुमने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, मगर तुम खुद ही याद करो, मेरा अंदाजा है वो सांप तुमको सजा देने ही आया था। ठाकुर बोला, गुनाहगार तो मैं हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। उस हवेली में रहते हुए मुझे डर लगता है, वो सांप तो अंधेरे का तीर है, मेरी जिंदगी हर वक्त खतरे में है। दिल्ली में हर किस्म के लोग हैं। मैं तुमको कल एक आदमी से मिलवाऊंगा, वो ज़रूर तुम्हारी मुश्किल का हल तलाश करेगा। और इस तरह वो हकीम वकार के मतलब तक पहुंच गया और उसने अपनी बर्बादी और सांप की हवेली में मौजूदगी की कहानी बयान कर दी, मगर इसमें भी अपनी बहुत सी गलतियां बयान नहीं की। उसकी बात ख़त्म होने के बाद रोलका ने कहा, तुम्हारी बयान करदा कहानी में बहुत झोल है, कहीं पर पता नहीं चलता कि तुम्हारा खानदान क्यों तबाह हुआ। कोई बात है जिसको बताना भूल गए, वो भी तो बताओ। ठाकुर बोला, कुछ लोग दुनिया में किसी को तरक्की करते फलते फूलते नहीं देख सकते, शायद मेरे साथ भी यही हुआ है। शायद आप दुरुस्त कह रही हैं, ये तो पता चल जाएगा। आप कब तक दिल्ली में रहेंगे? रोलका बोला, मैं तो इसी काम से आया था, कल ही चला जाऊंगा। अब आपका जो हुक्म हो, मैं आपके जाने के बाद आ जाऊंगा। आप जाएं और मेरा इंतजार करें, रोलका ने जवाब दिया। ठाकुर के जाने के बाद हकीम वकार बोले, मामला कुछ और नजर आता है। रोलका ने जवाब दिया, जिम्मेदार लोग जो कुछ करते हैं उसको वो हक बजानिब ख्याल करते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वो जो कर रही हैं वो किसी दूसरे के लिए जुल्म के बराबर है और वो ये जुल्म रवा रखते हैं। आखिर इसकी कोई हद तो होती है। और फिर उनका खुद हिसाब किताब शुरू हो जाता है, तब भी उनको एहसास नहीं होता। कुछ ऐसा ही मामला है शायद। ठाकुर वापस आ गया। उसका कारोबार ठीक था। आशिक अली अपना काम खूब कर रहा था और दूसरों से भी करवा रहा था। ठाकुर के वापस आते ही उसने पूरा हिसाब ठाकुर को बता दिया। हवेली में कोई नई वारदात नहीं हुई थी। शुमाइल अब तक हकीम साहब के पास नहीं आया था। ठाकुर के आने के बाद रोलका भी गांव आ गया, मगर वो हवेली में नहीं गया और ना ही ठाकुर से मिला। वो एक मजदूर के भेष में फिरते फिरते हकीम साहब की दुकान पर आ गया। हकीम साहब ने नए आदमी को देखकर कहा, कहो मियाँ, कैसे आना हुआ, मुझसे कुछ काम है? रोलका ये सुनकर उनके करीब चला गया और बोला, गरीब आदमी हूँ, काम की तलाश में आया हूँ, आप क्या करते हैं? हकीम साहब बोले, अरे मियाँ, दवा दारू करते हैं, 2-4 आने कमा लेते हैं, इनसे आपका गुजारा हो जाता है? रोलका ने पूछा, हो ही जाता है, कुछ अनाज भी मिल जाता है, ज़्यादा खर्च हमारा नहीं है, मगर सब ज़मीनों की पैदावार कम होती जा रही है। ठाकुर की नीयत खराब है, उसकी वजह से गरीब भी पिस रहा है। हकीम साहब बोले, जिम्मेदार की नीयत की आपने क्या बात की? रोलका बोला, अरे भाई, असर तो सब पर पड़ता है ना। उसने लोगों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा, कुदरत ने उसको पकड़ लिया। हकीम साहब बोले, हुआ क्या? रोलका ने पूछा। उसका पूरा खानदान खत्म हो गया, बेटा मरा, बीवी मरी और दोनों लड़कियां भी मर गई। अब जरा सीधा हुआ है, दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखने वाले के साथ और क्या होगा? उसका खानदान क्या बीमारी से मर गया या किसी और वजह से? रोलका ने कहा, अरे मियाँ, उसकी हवेली में एक सांप घुस आया है, वही सबको डस रहा है। अब जिम्मेदार का नंबर है। हकीम साहब बोले, ये आप किस तरह कह सकते हैं? रोलका ने पूछा, वही अकेला बचा है, क्योंकि वो सांप भी खूब है, पूरे गांव में किसी को कुछ नहीं कहता, किसी को नजर नहीं आता, इसलिए कह रहा हूँ। हकीम साहब बोले। रोलका बोला, मैं तो रोजगार की तलाश में आया था, आप बता रही हैं कि यहाँ के हालात पहले ही खराब हैं, फिर भला मुझे क्या काम मिलेगा? मैं तो बेकार ही इधर आया। हकीम साहब बोले, इन हालात में तो जिम्मेदार को आदमियों की ज़रूरत है। काम तो तुमको मिल जाएगा, मगर काम ज़रा सोच समझ कर करना। मैंने तुमको बता दिया है कि उस सांप का डसा पानी नहीं मांगता। रोलका बोला, आप भी तो यहाँ पर रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? अरे भाई, हम तो मजबूरी से पड़े हैं, कहाँ जाएं, हमेशा से यहाँ आबाद हैं। तो मैं काम के लिए जिम्मेदार से मुलाकात करूं? रोलका बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़मीनों के काम की निगरानी आशिक अली करता है, वही आदमी रखता है, उससे मुलाकात कर लो। शाम को वो घर आ जाता है, चले जाओ उसके पास, उसका घर गांव में है। रोलका अनजान बनकर बोला,
तुम भी कमाल के आदमी हो। अरे और कहाँ होगा। अच्छा तुम ऐसा करो, ज़रा रुको, मैं दुकान बंद करता हूँ, शाम होने को है। आशिक अली भी आता ही होगा, मेरे साथ चलना। कुछ ही देर में हकीम साहब दुकान बंद करके बोले, आओ मियाँ, अब तो आ गया होगा। चंद गलियां पार करते हुए वो एक मकान के सामने खड़े थे। ये मकान गारे मिट्टी का कच्चा बना हुआ था। दरवाजे पर घास फूस का छप्पर पड़ा था और उसमें 2 बकरियां और 2 उनके बच्चे बंधे हुए थे। हकीम साहब ने वहीं से आवाज़ दी, आशिक अली घर पर हैं क्या? एक 12-13 साल की लड़की दौड़ती बाहर आई। हकीम साहब बोले, तेरे अब्बा आ गए? अभी आए हैं, मुँह हाथ धो रही हैं। आप अंदर आ जाएं, मैं अब्बा को बताती हूँ। हकीम साहब रोलुका से बोले, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। दोनों अंदर चले आए। अंदर सहन में भी एक छप्पर पड़ा था और उसके नीचे एक खाट पड़ी थी और एक चिराग कड़वे तेल का जल रहा था। उस तेल की खुशबू साफ महसूस होती थी। लड़की बोली, हकीम साहब बैठो, मैं अब्बा को बताती हूँ, और लड़की चली गई। चंद मिनट के बाद आशिक अली आ गया और हकीम साहब से गले मिला। फिर बोला, ये साहब कौन है? हकीम साहब बोले, मियाँ मुझे खुद पता नहीं कि कौन है, पर यह जानता हूँ कि ज़रूरतमंद हैं और काम की तलाश में हमारे गाँव आए हैं। इंसानी हमदर्दी के तौर पर मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ, क्योंकि तुम आजकल ज़िम्मेदार के कारिंदे हो। अगर तुम्हारे पास काम है तो इनको लगा दो, रोटी कमाएंगे। हकीम साहब आप मुझे शर्मिंदा तो ना करो, मैं तो आज भी मजदूर हूँ, कारिंदा कैसा। हाँ बस ज़रा काम की नौयत बदल गई है। और रही कारिंदे तो उनकी हालत उस सांप ने ख़राब कर दी है, क्योंकि लोगों में ये बात फैल रही है कि जिसने लोगों को तंग किया है उनको सांप नहीं छोड़ेगा। आशिक अली ने बताया, ये तो तुमने नई बात बताई, इससे तो खलबली मच गई होगी। हकीम साहब बोले, अरे अब तो ज़िम्मेदार के बहुत करीब के लोग भी फरार हो रहे हैं, उनके औसान खता हो गए हैं, कई तो भाग गए और कई तैयारी कर रहे हैं। आशिक ने बताया, और मजदूर तो होंगे। अरे हारी और किसान को क्या गम, मौत से काम कर रहे हैं और ज़िम्मेदार का दिमाग भी ठिकाने आ गया है। शायद इसकी वजह यह हो कि उसके करीबी जो मतलबी और उसको गलत राह पर चलाने वाले थे अब नहीं हैं, या फिर अल्लाह की लाठी ने उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया है। आशिक अली ने बताया, तुम ये बताओ इस गरीब को काम मिल जाएगा? हकीम साहब ने पूछा। अरे हाँ भाई, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो, और क्या किसानी की है, कभी मेहनत का काम किया है? रोलुका का मतलब हल हो चुका था, अब खुद को छुपाना बेकार था। वो बोला, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरा नाम कामिल है, काम मैं भी यही करता हूँ जो हकीम साहब करते हैं। मैं मजदूरी के लिए नहीं आया था, मैं इस भेस में इस गांव के हालात परख रहा था। मेरे पास जिम्मेदार दिल्ली आया था, उसने सांप के बारे में बताया था, मगर अपने कारनामे छुपा गया था। यहाँ आकर यहाँ के हालात देखकर अंदाज़ा हुआ कि सारी खराबी की जड़ तो वो खुद ही था। यहाँ पर बहुत खतरनाक सांप है तो, मगर वो नाग खुद जिम्मेदार है। उसने ही अपने बेटे को डसा है, उसने अपने पूरे ख़ानदान को डसा है। इससे पहले वो गरीब किसानों और हारियों को डसता रहा है, मगर उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब जबकि उस पर पड़ी है तो वो नेक बन रहा है। हकीम साहब, आप और भाई आशिक अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी मदद की। अब मेरा काम आसान हो गया है। ज़रूरत उस सांप के गांव से जाने की नहीं है, उस सांप को इस गांव में रहना चाहिए, बल्कि हर गांव में ऐसा सांप होना चाहिए। रोलुका के खामोश होने पर हकीम साहब बोले, वाह मियाँ, बात आपने खूब की, बस मज़ा आ गया। आशिक अली बोला, वाकई हकीम साहब, उस सांप ने बहुत से बिगड़ों को सीधा कर दिया है। रोलुका ने कहा, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ और नज़र ना आने वाली होती है, उसके सज़ा देने और जज़ा देने के अंदाज निराले होते हैं। इंसान सोच नहीं सकता और काम हो जाता है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। भला बताओ, कौन सोच सकता है कि इस गांव की काया पलट एक सांप ने कर दी और अब तक उसको किसी ने देखा भी नहीं है। हकीम साहब ने कहा, गांव आने के बाद आप जिम्मेदार से नहीं मिले? आशिक अली ने पूछा। अभी तक नहीं मिला हूँ, मगर आज ही उससे मुलाकात करूँगा। रोलुका बोला, हाँ ज़रूर मुलाकात करें और उसको ज़रा शर्मिंदा तो करें उसके झूठ पर। हकीम साहब बोले, तो फिर आइए आप भी मेरे साथ हवेली चलते हैं। रोलुका ने कहा। आशिक अली ने खड़ा होकर कहा, ऐसा कैसे होगा कि आप गरीब खाने पर आए हैं, बगैर कुछ खाए पिए नहीं जाने दूंगा। रोलुका ने कहा, भाई आपका खुलूस और मोहब्बत मेरे लिए बहुत है, मैं खाने से ज़्यादा इसका तालिब होता हूँ। अपने दिल में ज़रा मलाल ना करो और इजाज़त दो। और दोनों ज़िम्मेदार की हवेली की तरफ रवाना हो गए। कई अंधेरी गलियां पार करने के बाद वो एक बड़े से मकान के सामने पहुंचे। हकीम साहब बोले, यही मकान है। बड़े ऊंचे दरवाजे पर एक लठबरदार आदमी खड़ा था और उसके पास ही लालटेन जल रही थी। रोलुका उसके करीब गया और उससे पूछा, जिम्मेदार साहब अंदर हैं? उस लठबरदार ने ऊपर से नीचे तक रोलुका को देखा और बोला, तुम कौन हो और क्या काम है? रोलुका के कुछ कहने से पहले ही हकीम साहब बोले, गोपीचंद, ये साहब दिल्ली से आए हैं, इनको जिम्मेदार ने बुलाया है।
गोपीचंद ये सुनकर फौरन बोला, अच्छा अच्छा समझ गया, जिमीदार जी कितनी दफ़ा पूछ चुके हैं, आओ मेरे साथ। और वो दोनों उसके साथ अंदर चले गए। कई बरामदों को पार करके वो एक कमरे के सामने खड़े थे। गोपीचंद ने बाहर से ही आवाज़ दी, सरकार दिल्ली के मेहमान आ गए हैं। चंद मिनट के बाद जिमीदार उनके सामने खड़ा था। बोला, आइए हकीम साहब। ओहो, हमारे गांव के हकीम साहब भी साथ हैं। दोनों कमरे में आ गए। कमरा बहुत बड़ा था और कदीम तर्ज के साजो सामान से भरा हुआ था। बड़े बड़े 2-3 लैंप जल रहे थे। एक बहुत बड़ी मसहरी दरमियान में पड़ी थी, उस पर पीले रंग की चादर भी थी और कई बड़े बड़े तकिए कायदे से रखे थे। रोलका ने एक नज़र में पूरा जायज़ा ले लिया। जिमीदार बोला, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। रोलका ने कहा, क्यों, क्या कोई नई वारदात हो गई है? जिमीदार बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर डर तो लगा हुआ है। रोलका बोला, जिमीदार साहब, आप मेरी बातों का बुरा ना मानना, और बुरा मानोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि वो सांप इस कमरे में है। जिमीदार ये सुनकर चौंक कर खड़ा हो गया और बोला, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात बताई है। रोलका ने इत्मीनान से कहा, आप बैठ जाओ, उसका इरादा आपको डसने का नहीं है। इंसान के अंदर भी एक सांप होता है, बहुत खतरनाक और जहरीला। अगर वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाए तो इंसान सांप बन जाता है। उसको किसी की इज्जत नज़र नहीं आती, किसी की बहन बेटी नज़र नहीं आती। उसकी नज़र एक सांप की नज़र हो जाती है। गरीब की गुर्बत, मजबूर की मजबूरी नज़र नहीं आती। वो सिर्फ अपने नफ्स के सांप का गुलाम बन जाता है, सिर्फ अपनी तरफ देखता है। इस कमरे में सांप है और वो आपकी शक्ल में। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपका किरदार एक जहरीले सांप का सा नहीं रहा है? आपने जो कुछ जिम्मेदार होने के नाते किया, क्या वो दुरुस्त था? इस गांव की औरतें आपकी माँ, बहन, बेटी थी। आपने उन पर मैली नज़र डाली क्योंकि आपके अंदर का सांप बाहर आ गया था। उस सांप ने आपके परिवार को डस लिया। आपके जानिसार कारिंदे भी आपका साथ छोड़ गए। अपने अंदर झांक कर देखें, आपको वो सांप नज़र आ जाएगा। सांप आपके अंदर है। बाहर का सांप तो निहायत रहम दिल है, उसने अब तक किसी को नहीं डसा। आपको सज़ा दी है, सबक दिया है। अगर अब भी आपकी आंखें ना खुली तो वो सांप फिर बेदार हो जाएगा, और अगर आप इंसान बन जाए तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। मेरी बातें कड़वी हैं, मगर दवा तो कड़वी ही होती है, मगर पिलाना तो पड़ती है। जिम्मेदार सर झुकाकर रोलका की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें भीग रही थी और आवाज़ कपकपा रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे मेरी मुश्किल दिखाकर डरा दिया है। मैं वाकई बुरा आदमी था। मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं सख्त गुनाहगार हूँ। मेरा ठिकाना तो नरक में ही होगा। बताइए मैं अब क्या करूँ कि प्रायश्चित हो जाए? रोलका बोला, इंसान गुनाह करता है और उसकी सज़ा पाता है। तुमने अब तक जो किया उसकी सज़ा पा ली। अब तुम वो काम करो जिससे इंसानों को फ़ायदा हो। उनके दुख दर्द में उनका साथ दो और गांव के लोगों को अपनी औलाद ख्याल करो। तुम खुद कुछ दिन में अंदाज़ा कर लोगे कि तुमको ये सब करके कितनी दिली खुशी हासिल होती है। इंसान ने काम करके जो खुशी हासिल करता है उसका बदल कुछ नहीं है। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे गांव में सांप नहीं है। और रोलका रात को ही वापस दिल्ली रवाना हो गया।